हो चुकी थी। पुरुमा सारे सामान के साथ हॉल में थी। रूपाली सब बातें मम्मी पापा को बता चुकी थी। पुरु बेटा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ से रो कर जाओगी। मेरे बेटे ने तुम्हें गम दे दिया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी जी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर पुरु बाहर आ चुकी थी। सब फूट फूट कर रो रहे थे, जैसे उस हवेली से उसकी आत्मा जा रही हो, वो भी छलनी छलनी होकर। नौकर तक बहुत उदास थे। आखिर वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। धीरे धीरे गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। पुरु स्टेशन पहुंचकर दिल्ली जाने की ट्रेन में बैठ चुकी थी। दिल बेचैन था बहुत। अभिजीत ने एक मैसेज या कॉल तक नहीं किया था। गुस्से में आकर उसका नंबर कॉल लिस्ट से डिलीट कर दिया। वो व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट करने को जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसमें एक अनसीन मैसेज था जो अभिजीत ने शायद कल सुबह किया था। तभी याद आ गया था पुरु को, वो अभिजीत का चेहरा और उसकी वो बात भी। एक सॉन्ग भेजा है तुम्हें, सुनना जरूर, उसमें मेरे जज्बात हैं। हेडफोन निकाला और उस गाने को सुनने के लिए प्ले किया। बोल कानों में तैरने लगे। जैसे जैसे गाने के बोल चल रहे थे, पुरु की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर उसने अभिजीत को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया और फोन को बैग में डाल दिया। आखिर इस दिल्ली तक के सफर का एंड हो चुका था और वो पहुंच चुकी थी वापस। उधर अभिजीत लखनऊ में सीधे शीतल के विला तक बढ़ गया। जब पहुंचा तो विला सुनसान पड़ा था। वॉचमैन, सौरभ साहब को बोलो कि अभिजीत आए हैं। ओके साहब। पर साहब तो 4 दिन बाद आएंगे। घर पर मेम साहब हैं, उनको पूछता हूँ। ये कहकर उसने अंदर कॉल किया। जी, कोई अभिजीत साहब आए हैं मेम साहब। ओके ओके मेम साहब, भेजता हूँ। साहब आप अपना सामान मुझे दे दें और अंदर ले जाऊंगा। मेरा कोई सामान नहीं है, मैं यहाँ रुकने तो नहीं आया हूँ। खैर मैं अंदर जाता हूँ। अभिजीत जैसे ही गेट से हॉल में एंटर हुआ, पूरा घर सौरभ और शीतल की फोटो से पटा हुआ था। वो सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में शीतल बाहर आई। लाल कलर की साड़ी, साइड के बाल वैसे की वैसे, ना 19 ना 20। अभिजीत खड़ा हो गया उसको देखकर। अभिजीत, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ये कहकर वो अभिजीत के नजदीक आ चुकी थी और गले लगने ही वाली थी कि अभिजीत ने बीच से रोक दिया। बोलो क्या काम है? कल तो तुम मरने की बात कर रही थी और तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई भी दुख है। इतना ऐशो आराम, शहर की लाइफ, सब तो दिया है सौरभ ने तुमको। हाँ सब है। नहीं है तो बस प्यार हम दोनों के बीच। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सौरभ से नहीं। देखो तुम्हारे पसंद की साड़ी पहनी है मैंने अभिजीत। अभिजीत ने कल ही इसी रंग में पुरुमा को देखा था। लगा वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही हो। आंखें भर आई थी अभिजीत की। रो क्यों रहे हो अभिजीत? शीतल बोल रही थी। मुझे पता था कि तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो। ये कहकर उसका हाथ पकड़ लिया था शीतल ने। अभिजीत को मानो जैसे करंट लग गया हो। झटका दिया उस हाथ को, जैसे बिच्छू चढ़ गया हो कोई। जस्ट शट अप। खबरदार जो एक बार भी प्यार का नाम लिया। जानती भी हो प्यार के मायने? पता भी है क्या होता है प्यार? प्यार ये होता है। फोन खोला, पुरु की कल की एक फोटो थी जो अभिजीत ने चुपके से ले ली थी। देखो ये है प्यार की शक्ल, मोहब्बत का सरापा। ये है देखो, इसके आस पास भी नहीं ठहरती हो तुम। अच्छा, शीतल ने फोन हाथ में ले लिया। हो, मेरी जगह दे दी किसी और को। तुम्हारी जगह? कौन सी जगह? तुम थी ही नहीं कभी। मेरे दिल में सिर्फ पुरु की जगह है, सिर्फ वो है चारों ओर। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला आया हूँ? नहीं, वो यहाँ वहाँ सब तरफ है। मुझे दिलासा दे रही है, मुझे प्यार से देख रही है। जब ऐसा हो आपके साथ तो आप मोहब्बत में हैं। तुम मेरी जिंदगी से गई तो तुम मुझे याद भी नहीं आई। मुझे तुमसे नफरत भी नहीं हुई, तो मुझ पर नाराजगी भी नहीं हुई। क्यों पता है? क्योंकि प्यार था ही नहीं। ऐसा मत बोलो अभिजीत, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। सौरभ तुम्हारा पति है। ये साज श्रृंगार जो कुछ भी करके तुम मुझे रिझा रही हो, ये सब सौरभ की कमाई का है। ये सारे फोटोज, ये सब जिसमें सौरभ के साथ तुम हो, ये सब क्या है? नौटंकी है ये। वाह शीतल वाह, शेमलेस भी हो चुकी हो ना बिल्कुल। बेहिस तो थी ही, पराये मर्द को पति की गैर हाजिरी में बुलाते हुए, वो भी इस मकसद से। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम
तुम आज सच में मेरी नजरों से गिर चुकी हो। अभिजीत, वो चिल्लाई, तुम हो शेमलेस, मैं नहीं। तुमने अपनी सौतेली माँ के साथ क्या किया था भूल गए? क्यों छोड़ा था मैंने? एक तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। ये जो लड़की है, इसको पता है तुम्हारे सच के बारे में? जरा बताना मुझे। अभिजीत चुप था, क्योंकि उसको शीतल की छोटी सी सोच पर हंसी आ रही थी। अब चुप क्यों हो? बोलो, पता है उसको। आ गई ना उसी पर। आखिर तुम हो शीतल, सेल्फिश खुदसर। एक गहरी सांस भरी, पोरों की खुशबू को दिल में उतारा। मेरी परछाई है मेरी पोरोमा, उसको तो मैंने कुछ बताया भी नहीं, यहाँ तक कि खुलकर कभी इजहारे मोहब्बत तक नहीं किया। फिर भी वो मुझे जानती है, समझती है, मेरे परिवार को अपना मानती है। तुम उसके आस पास भी नहीं हो कहीं। अभिजीत, सुनो ना प्लीज, एक बार मुझे माफ करो प्लीज। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ। सौरभ तुम्हें चाहता है, संभाल लो इस रिश्ते को। रिश्ते रेत की तरह होते हैं, मुट्ठी में बांधने की कोशिश करोगी तो ये फिसल जाएंगे। इनको दिल में छुपा लो, अपना बना लो शीतल। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब समेट लो। मैं जा रहा हूँ, शायद अब तुमसे कभी ना मिलूं, पर उम्मीद है कि तुम सौरभ को सारी खुशियां दोगी। बाय। ये कहकर वो चल दिया। शीतल रो रही थी, आंखें झुकी थी। पश्चाताप के आंसू से दिल की कालीख धुल रही थी। तुम सही कह रहे हो, मेरे हाथों से सब फिसल रहा है, सब कुछ। मैं रोक लूंगी सब कुछ, सौरभ से माफी मांग लूंगी। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू, उसने खुद से ही बोला। अभिजीत के दिल में आज बहुत चैन था। वो सीधा बाहर की तरफ आ चुका था। शीतल के नंबर को फोन से डिलीट कर चुका था अभिजीत। गाड़ी में बैठते ही उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ, शीतल की सारी असलियत मुझ पर जाहिर हो गई, वरना मैं शायद पोरो की क्या अहमियत है, वो क्या है, शायद मैं इतनी अच्छी तरह समझ ही नहीं पाता। थैंक गॉड, ये सोचकर वो वापस के लिए मुड़ चुका था। रास्ते में चाय पीने के लिए रुका। आज मौसम बेहद आशिकाना हो रहा था। सारी टाइम चाय पीते पीते पोरो की आंखों को, कभी गालों को, कभी होठों को जूम करके देख रहा था। दिल में हजार अरमान जग रहे थे। दिल चाह रहा था वो सामने आ जाए और चूम ले उसको। यही सोचकर खाली ग्लास चाय वाले को दे दिया तो देखा पोरो खड़ी थी उसी जगह, चाय का गरम बर्तन लेकर। पोरो के नशे में चूर जैसे ही उसके गालों को छुआ, चाय वाला चिल्ला उठा, अरे अरे भाई, क्या कर रहे हो? इसी बीच में चाय बर्तन से उछलकर अभिजीत के हाथ तक आ चुकी की आवाज आई। साथ जैसे ही ऊपर देखा, अभिजीत की हंसी निकल गई। सामने चाय वाला उसे ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे उसकी इज्जत पर हाथ डाल दी हो अभिजीत ने। उसी तरह हंसते हुए अभिजीत ने उसको पैसे दे दिए, वापस गाड़ी की तरफ आ चुका। हाईवे पर मौसम को देखा, गाड़ी से टिक कर फोन निकाला। क्या करूं, कॉल कर लूं या सीधे घर जाकर बाहों में भर लूं, गुलाबी होठ कसकर चूम लूं। उसके शरीर के ताप में झुलस जाने को बेकरार क्यों हो रहा हूँ? क्यों उसको प्यार करने के लिए ये होठ मचल उठते हैं? क्यों उसके काले बालों में लटों में खो जाने को दिल पागल हुआ जा रहा है? क्यों उसकी आंखों की हया को अपने होठों से चुनने का दिल कर रहा है? क्यों ये हाथ उसको बाहों में भरने के लिए बेचैन हो रहे हैं? ये सोचकर मोबाइल के कोने से सर खुजलाया। ये क्या हो गया है मुझे? ऐसा पहले तो नहीं था, मैं इतना शरारती भी नहीं था कभी। अब इतनी शरारत कहाँ से आ गई है मुझ में? पोरो, तुम ही हो इसका इलाज। आ रहा हूँ मैं, अब अपना ही बनाऊंगा तुमको। ये सोचकर अभिजीत गाड़ी में बैठ चुका था। ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाई और सोचा कि चलो कॉल नहीं, जज्बातों से भरी कुछ लाइनें ही भेज देता हूँ। अपनी जान को व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करने के लिए जैसे ही देखा तो डीपी गायब थी पोरो की। तुरंत कॉल किया। टू टू की आवाज के साथ फोन कट गया। अभिजीत के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पहले प्यार का पहला ब्लॉक, पागल लड़की, मिलेगी तो खा जाऊंगा सच्ची। सही है, वो प्यार ही क्या जिसमें अपनी जान को ब्लॉक ना किया जाए। मैं आ रहा हूँ माय लव, आई एम कमिंग। म्यूजिक ऑन किया और अभिजीत चल पड़ा था अपनी मोहब्बत की ओर, गाड़ी में चलते गाने को जोर जोर से गुनगुनाते हुए। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में अभिजीत करेगा अपनी पोरो को प्रपोज अनोखे तरीके से सरप्राइज करके। इसके पहले दूर करनी होगी घर वालों और पोरो की नाराजगी।
अगले एपिसोड में फिर होगी बेइंतहा प्यार की बरसात, तो हो जाइए तैयार भीगने के लिए। स्टे ट्यून्ड। आखिर अभिजीत आ चुका था वापस। हवेली के अंदर तेजी से गाड़ी घुसाई। बेकरारी में चैन तो अब परोमा से दिल की बात कहने को ही था। इतने लंबे सफर और इतनी देर तक गाड़ी चलाने की वजह से अभिजीत के हाल तो मजनू वाले ही हो गए थे, पर शरीर में बिल्कुल थकान जैसा कुछ था ही नहीं। वजह थी तो बस वो इजहार मोहब्बत जो पोरो के सामने करनी थी। गाड़ी से उतरकर चाबी गट्टू को दे दी थी। तीर की तरह अभिजीत सीधे ऊपर की तरफ दौड़ गया। भड़ाक की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खोला तो देखा परोमा नदारद थी। ना ही कोई सामान, ना ही उसका लैपटॉप। अभिजीत के दिल में सबसे पहले परोमा को देखने की ख्वाहिश थी, जो पूरी नहीं हो पाई। ऊपर से उसका कोई सामान भी नहीं था। अभिजीत वहीं पड़े बेड पर बैठ गया। कॉल पर कॉल कर रहा था, पर नंबर तो ब्लॉक था। एक बार सिर्फ टू टू की आवाज ही आती और लाइन बंद हो जाती। परोमा, क्यों कर रही हो ऐसा? माना नाराजगी है, बहुत गुस्सा हूँ मुझसे, पर इतनी भी क्या गुस्सा कि मेरा फोन ब्लॉक कर दिया है। अभिजीत खुद से ही सवाल किए जा रहा था कि इतने में किसी के आने की आवाज आई। लगता है परोमा ही होगी। वो जरूर नीचे गई होगी रूपाली के पास। अब बस मैं परोमा को बाहों में भर लूंगा कसकर। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मेरी आत्मा को सुकून ना मिले, पोर पोर को आराम ना मिल जाए। खुशी से भरकर अभिजीत किवाड़ के पीछे छुप गया था, पर आने वाली आवाज काफी देर तक अंदर नहीं आई तो अभिजीत बाहर निकल आया था। देखा तो कम्मो थी, कबूतरों और चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने आई थी। अब कोई चारा नहीं था अभिजीत के पास सिवाय पूछने के, अरे कम्मो, ये परोमा मैडम कहाँ है? ठाकुर साहब, आप कब आए? कम्मो चौंक गई थी अभिजीत को देखकर। वो छोड़िए, पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। कहाँ है मैडम? हमें नहीं पता, आप दीदी से पूछ लीजिए। कम्मो ने काफी बेरुखी से जवाब दिया था। इसको क्या हो गया? खैर, मैं रूपाली के पास ही जाता हूँ। अभिजीत फुर्ती से रूपाली के कमरे की तरफ बढ़ चुका था। रूपाली, रूपाली कमरे में भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है। आखिर सब कहाँ गए? कोई कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? अभिजीत के पैरों से लगभग जान निकली जा रही थी अब कि रूपाली उसको पीछे मैदान की तरफ दिख गई थी। ओह, चलो ये तो मिली। रूपाली, अभिजीत दूसरी तरफ आवाज देते देते रुक गया अचानक। रूपाली किसी से बात कर रही थी फोन पर। पोरो पहुंच गई है? सच में बहुत रोई थी कल वो, उसका ख्याल रखना। हाँ, सही कह रहे हो परम। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो पोरो को छोड़कर जा सकते हैं। पता नहीं क्यों दिल गवाही नहीं देता परम। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी अपना। आप भी पोरो को संभाल लीजिएगा। क्या? मगर क्यों? आप लोग समझाएं ना उसको। कल से ऑफिस भी जाएगी पोरो। उसको बोलो आराम ले ले 1-2 दिन। अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। मन बहल जाएगा, वरना यहीं का सोचती रहेगी। ठीक है, कल कॉल करूंगी। बाय, टेक केयर, लव यू टू। अभिजीत ने सब सुन लिया था। सुनकर ऐसा लगा दिल बंद हो गया हो। वहीं पेड़ के तने से टिक गया था अभिजीत। अब सारी थकान जिस्म में उतर चुकी थी। लग रहा था एक कदम भी नहीं चल पाएगा अब। रूपाली परम से बात करके जैसे ही मुड़ी, अभिजीत को देखकर घबरा गई थी बिल्कुल। भाई, आप अब इतने जल्दी कैसे आ गए? और वो भी आई है क्या, आपकी फ्रेंड, जिसके लिए आपने पोरो को इतना दुख दिया और वो चली गई यहाँ से? खैर, क्या शिकायत करूं मैं आपसे। आप भी तो हो हमारे पापा का ही खून। ठोकर खाकर ही संभलते हैं, है ना? बोलिए अब। अभिजीत पथराई आंखों से रूपाली को देख रहा था। आंखों से 2 बूंद टपक कर गिरी, जिसे देखकर रूपाली घबरा उठी थी अब। भाई आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? आखिर क्या है आपके मन में? आप रो भी रहे हैं और आप कल पोरो को छोड़कर भी चले गए। प्लीज मुझे बताएं ना। अभिजीत के पास आकर रूपाली अपने भाई के आंसू पोंछ चुकी थी। अभिजीत अभी भी शांत था। ज्यादा बोलना तो उसको पसंद ही नहीं था कभी। जो हंसी मुस्कुराहट पोरो लाई थी, वो भी उसी के साथ चली गई थी। अब ताकत ही नहीं थी खड़े होने की भी।
अभिजीत अंदर आकर सोफे पर बैठ चुका था। रूपाली भी उसी के पास बैठ गई थी। अभिजीत का हाथ पकड़कर उसने फिर पूछा, भाई बताइए ना, कभी कभी गलत वक्त की चुप्पी कई गलतफहमियां पैदा कर देती है। आप चुप क्यों हैं? नहीं रूपाली, मैं क्या बोलूं अब, मैं फिर खाली हाथ हो चुका हूं। अपने तक आया मोहब्बत का सैलाब, उसको मैं खुद सुखा चुका हूं। शायद मुझे बता देना चाहिए था पोरोमा को कि शीतल पिछले 10 दिनों से मुझे कॉल कर रही थी। क्या भाई सच में? परसों तो हद हो गई थी जब उसने मुझसे कहा कि वो आत्महत्या कर लेगी अगर मैं नहीं आया तो। बस उसी किस्से को खत्म करने गया था मैं, उसको आईना दिखाने गया था, उसके घर की आग की लपटों को बुझाने के लिए गया था, पर उस चक्कर में मैं अपने हाथ जला बैठा। देखो मेरे छाले जो किसी को दिखा भी नहीं सकता। पर भाई ये बात आपने पोरोमा को या हम लोगों में से किसी को बताई क्यों नहीं? पूरा सब समझ जाती। वही तो, भोली सी लड़की सब समझ जाती। शायद वो उसके बाद कोई सवाल भी नहीं पूछती मुझसे, पर दिल में रह जाता कुछ। हर आने वाली कॉल पर शक करती वो, मुंह से ना कहती पर दिल में यही सोचती कि शीतल मुझसे बात करती है। बस इसी चीज को जड़ से खत्म कर दिया है मैंने। शीतल को मैं पोरो के बारे में सब बताकर आया हूँ। आज के बाद वो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगी। सच में भाई? रूपाली बहुत खुश हो चुकी थी। थैंक यू भाई, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, वरना मैं भी क्या क्या सोच चुकी थी आपके बारे में। सच में भाई, आप पोरो से बहुत प्यार करते हो। पर क्या फायदा, जिसको बोलना था वो तो चली गई। फोन से भी ब्लॉक कर दिया है मुझे, बात भी नहीं कर सकता उससे, जालिम हो गई है। अरे भाई, फोन पर ऐसी बातों का इजहार नहीं होता। आप दिल्ली जाओ और मना कर लाओ उसको। वो नहीं मानेगी, कहीं मुझ पर भड़क गई तो मैं नाराजगी कैसे सहूंगा उसकी? नहीं भाई, माना वो नाराज है, थोड़ी सी बदगुमान है, क्योंकि वो प्यार करती है आपसे। फोन में आपको ब्लॉक कर दे, इतना हक तो बनता है उसका। आप उसको सरप्राइज कर दो, सब बता देना उसको। शर्त लगा लो, वो आपसे ज्यादा देर तक गुस्सा हो ही नहीं सकती। लो, मम्मी पापा भी आ गए साहबजादे। ठाकुर साहब ने थोड़ा रुखाई से बोला था। पापा मम्मी भाई से नाराज ना हो, वो बात ही कुछ ऐसी है। फिर रूपाली और अभिजीत ने सब कुछ उन दोनों को बता दिया था। ओह, तो अब आगे का क्या सोचा है, क्या करना है? जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ अभी। नहीं भाई, अभी नहीं, खुद को देखो, भूखे प्यासे भटक रहे हो, आज आराम करो। हाँ अभिजीत बेटा, कल सुबह निकलना, अपनी कार से ज्यादा देर नहीं लगेगी, पर आज बहुत थके हुए हो तो बात भी नहीं हो पाएगी। कल सुबह जाना, जब तक आराम करो मैं खाना भिजवाती हूँ। पर रोमा बहुत तकलीफ में होगी मम्मी। हाँ होगी तो, पर कल जब तुम पहुंच जाओगे तो खुशी से झूम उठेगी वो, देख लेना। आज उसको भी आराम करने दो। कुछ सोचकर अभिजीत ने बात मान ली थी। अपने कमरे में आकर शावर लेने चला गया था। नहाते टाइम पोरोमा से हुई पहली मुलाकात याद आ गई। चेहरे पर मुस्कान छिटक आई थी। कमरे से बाहर निकला तो वो दिन याद आया जब पोरोमा चुपके से कमरे में लगी उसकी तस्वीर निहार रही थी। बालों को बेतरतीब किया और फोन उठा लिया। पोरो को देखने की तलब हो रही थी। पिक देखी, मासूम सा चेहरा, रस से भरे होठ, दिल में ख्वाहिशों का ज्वालामुखी फटने लगा। लग रहा था पोरो मिल जाए और चूम ले उसको, कोई जगह बाकी ना रहे जहां उसकी प्यार के निशान ना हो। फिर शरारती आंखों को शीशे में देखा और मम्मी के पास चला गया। ठाकुर साहब भी वहीं थे। 19 मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। वैसे ये बात करता मैं सच में आपको बेशर्म लगूंगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। आप पोरो के मम्मी पापा से कल ही बात कर लेना, मेरी और उसकी शादी की। मैं अब और उसके बिना नहीं रह सकता। जो पहला मुहूर्त हो मैं उसी में लगन करवा देना। अभिजीत की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। लीजिए ठकुराइन, बेटा अब जवान हो गया है आपका। ये सुनकर अब अभिजीत को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो अपने मिजाज से उल्टी बात कर रहा था। वो मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, आ जाएगी तो मेरा ख्याल रख लेगी, आप पापा के साथ टाइम बिता पाएंगी। अभिजीत,
अभिजीत ऐसे झूठ बोलता हुआ सच में बहुत क्यूट लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मैं सब समझ रही हूँ। कल ही पंडित जी को बुलवा लूंगी, तुम मना कर ले आओ मेरी बहू को। अब खुश? जी। अभिजीत का दिल तो चाह रहा था नाच उठे, पर गंभीर बना रहना उसका एक गुण था। एक बात और है जो कहनी है कि रूपाली के लिए रिश्ता ना ढूंढे आप लोग। मगर क्यों? अब ठाकुर साहब घबरा उठे थे। वो इसीलिए कि परम पसंद करता है रूपाली को, और वो भी तो जहां पसंद हो शादी वहीं होनी चाहिए। मगर एक ही घर दो उल्टे रिश्ते? अभिजीत की मम्मी चिंता में बोली थी। लोग बातें बनाएंगे। अरे किस दुनिया में रह रही हो ठकुराइन? बच्चों ने बहुत बढ़िया वर चुने हैं। परम कितना अच्छा बच्चा है ये तो जानने के लिए खोजबीन भी नहीं करनी पड़ेगी, सब सामने ही है। कितना प्यारा बच्चा है, अच्छी जॉब है उसकी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप उन लोगों को यहाँ आमंत्रित करिए, हम सब बातें तय कर लेंगे। थैंक यू पापा, अब मैं जाता हूँ, कल सुबह जल्दी निकलूंगा जिससे 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊं। ठीक है बेटा जाओ, हम फिर 11 बजे ही कॉल करेंगे उन लोगों को, ठीक है? अभिजीत के जाते ही वो लोग आगे की प्लानिंग करने लगे थे और अभिजीत अपने कमरे में आ चुका था और सोच रहा था कि कल पोरो को किस तरह सरप्राइज करना है। उधर रूपाली परम को सब बता चुकी थी। परम, मैं आपको वो खबर दूंगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। अच्छा, ऐसा क्या है? परम हैरत से बोला। यही कि भाई पोरो से बहुत प्यार करते हैं और रूपाली सारी बातें परम को बताती है। ये भी कि कल अभिजीत दिल्ली आ रहा है पोरो को सरप्राइज करने। पर ये बात आप पोरो को मत बताना, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अपनी गलतफहमी वो खुद ही दूर करेंगे। हाँ सही कह रही हो, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। हालांकि बहुत दुखी है वो, मुंह बनाकर घूम रही है यहाँ वहाँ। पर खैर एक दिन और फिर खुशियां ही खुशियां होंगी उसके दामन में। हाँ परम, सच में। और मैं तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। अच्छा जी, सच में? हाँ, मुझ में। रूपाली अब फोन बंद कर चुकी थी। खुशी से उसकी आंखें भर आ रही थी। अभिजीत कमरे में बेड पर लेटा था, आंखों में नींद कहाँ थी आज। पोरो को ना देखे हुए कितनी देर हो चुकी थी, लगता है सदियां बीत चुकी हैं। दिल की हर धड़कन पोरो के नाम पर धड़कती है। ऐसा करता हूँ, उठ ही जाता हूँ। उठकर अभिजीत बाहर की तरफ आ चुका था, उसी फूलों वाले हिस्से में। हवेली में ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं। एक हवेली वो ही तो है, वो छुई मुई सी नाजुक सी लड़की ऊपर के कमरे में रहती थी, पर उसका ना होना ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात चुप हो। ये फूल भी कैसी नाराजगी से देख रहे हैं मुझको। खफा हो ना तुम लोग भी? परोमा अपने साथ तुम्हारी रंगो मिजाज भी ले गई हैं, है ना? अभिजीत ने फूलों की तरफ मुंह कर कर बोला। अचानक सामने वो पेड़ देखा। अभिजीत के चेहरे पर जोर की स्माइल आ गई थी। याद आ गया था वो दिन जब परोमा अभिजीत के मजाक से बुरी तरह डरकर अभिजीत की बाहों में अपना सरमाया तलाशने को लिपट गई थी। वो खुशबू, वो एहसास, अभिजीत ने खुद को उस जादू में जकड़े पाया। परोमा की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी। जब रहा नहीं गया तो फोन निकाला, कुछ नहीं तो उसकी पिक ही देख ली जाए। ये सोचकर गैलरी ओपन की। 15 मिनट यूं ही गुजर गए। चलो देखता हूँ अनब्लॉक किया है मुझे या नहीं। ये सोचकर व्हाट्सएप खोला तो डीपी वापस दिख रही थी। उस पर टूटे दिल की फोटो थी। परोमा ऑनलाइन भी थी उस टाइम। दिल को पोरो के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। अभिजीत को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मेरी वजह से कितनी तकलीफ से गुजर रही है वो। उधर परोमा अभिजीत की पिक देख रही थी। पुरानी कॉन्वर्सेशन को ना जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। कभी शायरी पढ़ती तो कभी वो गाना सुनती, पर आराम नहीं मिल रहा था। तभी अभिजीत को ऑनलाइन देखा। दिल मचल रहा था कि सारी अना को भूल कर बात कर लूं, पूछ लूं कि क्या है ये भी। नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? क्या पता वो शायद शीतल के साथ हो इस टाइम लखनऊ में। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है, ना सुकून है ना आराम। ऐसे में अगर कोई गलतफहमी बीच में आ जाए तो ये किसी सजा से कम नहीं है। उसी सजा को भुगत रहे थे दोनों ही। थोड़ी देर में परोमा ने फोन स्विच ऑफ किया और मुंह तकिए में छुपा लिया। जी भरकर दिल हल्का किया। कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। उधर अभिजीत लगातार उसको ऑनलाइन ही देख रहा था। फिर जब वो ऑफलाइन हो गई तो अंदर आकर लेटना ही जरूरी समझा। कब आंख लगी याद नहीं अभिजीत को। घड़ी के अलार्म के साथ आंखें खुल चुकी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। एक झटके से अभिजीत उठ चुका था।
1 घंटे में रेडी होकर बाहर आ गया तो देखा मम्मी जगी हुई थी नाश्ता करके, जो मम्मी की जोर जबरदस्ती से करा था अभिजीत ने, क्योंकि भूख प्यास अब सबका इलाज पोरोमा से मिलकर ही होना था। आखिर सबके पैर छूकर अभिजीत गाड़ी को पंख लगाकर निकल पड़ा था दिल्ली की ओर। रास्ते में एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। रोमन के ऑफिस का एड्रेस तो था, पर दिल्ली में कहीं जाना इतना भी आसान नहीं होता। आखिर 11 बजे दिल्ली तो पहुंच चुका था अभिजीत, पर रोमन के ऑफिस पहुंचने में अभी 1 घंटा और लग चुका था। आखिर वो फाइनल टाइम आ चुका था जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। रोमन का ऑफिस 5वें माले पर था। लिफ्ट में घुसते ही अभिजीत को उसके वहां होने का एहसास हो रहा था। पेट में एक अजीब सी हलचल सी मची थी। इससे पहले वो पोरोमा के साथ कई बार रोमांटिक हो चुका था, पर आज कुछ खास बात थी। आज पोरोमा को दिल की बात भी बतानी थी और नाराजगी भी खत्म करनी थी। खैर, आखिर वो रोमन के ऑफिस के बाहर खड़ा था। हेलो रोमन सर, मैं ठाकुर अभिजीत। बाहर से ही कॉल किया। उस टाइम रोमन अभिजीत के गांव पर बनाई डॉक्यूमेंट्री ही देख रहा था। पोरोमा भी थी, पर अभिजीत को उसमें देखकर दिल बेकाबू हो रहा था। लग रहा था पल के बंद होने और खुलने में जितना वक्त जाया होता है, उतने वक्त में वो आंखों के सामने आ जाए और पोरोमा समा जाए उसकी बाहों की गिरफ्त में। एक आह भरी तकलीफ पोर पोर से होते आंखों के रास्ते निकलने को बेताब हो रही थी। सर, आप लोग देखिए, मैं अपने कैबिन में हूँ, कुछ काम है मुझे। ये कहकर रोमन के ऑफिस से निकलकर अपने कैबिन की तरफ मुड़ चुकी थी। यही वो पहला मौका था 3 दिन बाद का, जब ग्लास डोर के बाहर खड़े अभिजीत ने पोरोमा को निकलते हुए देखा था। उस टाइम वो रोमन से फोन पर बात कर रहा था। अपनी मोहब्बत को देख अभिजीत के दिल में बेइंतहा खुशी के फूल खिले थे। वो लो दिख रही थी। ये बात अभिजीत उसको देखते ही भाग गया था। पोरोमा हेड डाउन कर बैठ गई। अभिजीत की याद ना तो जीने दे रही थी ना मरने। ओह गॉड, क्या करूं मैं? पोरो खुद से ही बोली जा रही थी। या तो उसको यहाँ ले आओ या मेरे दिमाग से वो मेमोरी डिलीट कर दो गॉड। ये कहकर आंसू निकल पड़े। मुझे एक कॉल नहीं किया, मैसेज भी नहीं। बहुत दुष्ट हो तुम, पर क्या करूं, बेबस हूं। मैं प्यार करती हूं तुमसे, गुस्सा भी नहीं कर सकती तुम पर। आता ही नहीं है कि तभी प्यून आता है। मैडम, रोमन सर बुला रहे हैं आपको। अब ये रोमन भी ना मेरे ही पीछे पड़ा रहेगा। ओके, आ रही हूँ। जब बाहर निकली तो रोमन बाहर ही खड़ा था, काफी सीरियस भी था। यस सर, बताएं, पोरो ने कुछ कहा। वो पोरोमा, एक बहुत बड़ा इवेंट कवर करना है। नोटपैड तो है ना? सारी डिटेल्स लिख लेना। एक एनजीओ खुल रहा है मुरादाबाद में, उसके लिए एक बहुत बड़ी हस्ती है अंदर, उससे डिटेल्स ले लो जाकर और सारी बातें पता कर लेना, कोई कमी ना रह जाए। वैसे भी आई नो तुम कर लोगी, पर सर कौन है, नाम तो बता दीजिए। पर रोमन अनसुना करके निकल चुका था। डफर, हर बात में इसको जल्दी रहती है बहुत। बेमन से पोरो ऑफिस के गेट पर पहुंची। मैं कम इन सर? जो भी था दिख ही नहीं रहा था, बस की आवाज आई। पोरोमा पीछे खड़ी होकर पूछने लगी। जी सर, बताएं कि क्या डिटेल्स हैं? पर वो इंसान अभी भी शांत था। जब काफी बार बोलने पर भी नहीं बोला, पोरो को झल्ला कर जाने लगी। लगता है आपको कोई इशू है मुझसे बात करने में। मैं जा रही हूँ, आप रोमन सर को बता दीजिएगा, मैं उनसे डेटा कलेक्ट कर लूंगी। चेहरे पर तेरे सिर्फ मेरा ही नूर होगा, उसके बाद फिर तू ना कभी मुझसे दूर होगा। जरा सोच के तो देख क्या खुशी मिलेगी जिस पल तेरी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होगा। पोरोमा जैसे ही मुड़ी, मगर अभिजीत की आवाज सुनकर झटके से रुक चुकी थी। अभिजीत भी खड़ा हो चुका था चेयर से। आप? पोरो का दिल चाहा एक चाटा लगा दे कि अब आ रहे हो तुम। पूछे कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरी, पर खुद को कंट्रोल किया क्योंकि ऑफिस था और अभिजीत से बेहद गुस्सा भी थी वो, तो कोई तमाशा ना बन जाए, कहीं ये सोचकर चुप ही थी। जी आप बताइए सर, क्या खिदमत करूं आपकी? ओह, तो आप ही हैं जो एनजीओ खोल रहे हैं? जी सर, बताएं, क्या रिपोर्ट्स देनी है आपको? वो बिल्कुल अनजान बनकर बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू सब सच बयां कर रहे थे। हड़बड़ाहट में नोटपैड छूटकर नीचे गिर गया। गला रूंधा जा रहा था। अभिजीत हाथ बांधकर सीने से लगातार देख रहा था। पोरो की हर हरकत पर प्यार आ रहा था उसको, पर उसके गुस्से की इंतहा देखना चाह रहा था।
पोरो ने एक नजर अभिजीत पर डाली और मुड़ गई थी कि अभिजीत की आवाज ने उसके पैरों में फिर बेड़ियां डाल दी। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क क्या होता है। एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई। पोरो को अब सच में रोना आ रहा था। एक फुर्ती से वो अभिजीत के पास पहुंच चुकी थी। उसके शर्ट के कॉलर को दोनों हाथ से पकड़ा। वाई क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? यही सब बातें अभी शीतल से बोलकर आए हो ना? वो रोती जा रही थी, बोलती जा रही थी। मैं छोड़ आई थी ना आपको। खुश रहो ना आप जहां हो, जिसके साथ रहो। फिर क्यों आप यहाँ आए हो? क्यों? अभिजीत चुप था। अभी भी सिर्फ उसको देख रहा था, महसूस कर रहा था। ये देखने आए हो कि पुरोमा आपके बिना कैसी है? Then see how I am, fine, beautiful, as usual. See? वो खुद को दिखाकर बोल रही थी। आंसू अभी भी बह रहे थे। हम वो नहीं हैं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे। हम वो नहीं हैं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे। हम वो हैं जो तेरी सांसें रुके तो अपनी सांसें छोड़ देंगे। जस्ट शट अप। क्यों कर रहे हो आप ये सब? ये शायरी सुनाकर क्या प्रूफ कर रहे हो आप? नहीं बोलो। मैं जा रही हूं। ये कहकर जैसे ही पोरो मुड़ती है, अभिजीत हाथ पकड़कर खींच लेता है। पोरो कटी पतंग की तरह उसकी बाहों में गिरती है, पर अब की बार अभिजीत ने पकड़कर कस लिया था बहुत, कभी ना छोड़ने के लिए। चुप एकदम, अब मेरी बात सुनोगी। अभिजीत ने बोलना शुरू किया। मैं शीतल के पास गया था क्योंकि वो मुझे कई दिनों से फोन कर रही थी। पोरो को भी याद आ चुका था वो दिन कि किसी के फोन आने से अभिजीत परेशान हो उठता था। उसने इस बार नया खेल खेला कि वो आत्महत्या कर लेगी। बस फिर मैंने उसको सबक सिखाने का सोचा। मैं गया था उसके पास और उसको बता दिया कि आई लव पुरोमा, ओनली पुरोमा। वो है मेरी जिंदगी, मेरी जान। अगर यकीन ना हो तो वीडियो बनाई है उसकी। आखिर तुमसे कुछ तो सीखा ना मैंने। अभिजीत की बाहों में पुरोमा कसमसा कर रह जा रही थी। मुझे नहीं देखनी, मुझे छोड़ो। ये ऑफिस है, कैमरा चालू है यहाँ। और 2 दिन से आपने मुझे कॉल नहीं की। ना सोचा मुझ पर क्या बीती होगी। सोचा, बहुत सोचा। कॉल तो तुरंत की थी, पर किसी नकचड़ी ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। पोरो को याद आ गया था। अब छोड़ो मुझे प्लीज। नहीं छोड़ूंगा। पहले बोलो मेरी बात पर यकीन है कि नहीं? नहीं है तो एक और तरीका भी है मेरे पास। अब पोरो अभिजीत से ज्यादा देर नाराज तो हो नहीं सकती थी। स्माइल आने लगी। बाहों की गर्मी में पिघलना शुरू कर दिया था पुरोमा ने, पर फिर से गुस्सा कायम रखा और बोली, नहीं मानती मैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ओके तो चलो मेरे साथ। हाथ पकड़कर बाहर ले आया था पोरो को अभिजीत। सब लोग प्लीज ध्यान दें। अभिजीत के कहने पर ऑफिस के सब लोग उधर ही देखने लगे। पोरो मारे शर्म के गुलाबी होने लगी थी। ये जो लड़की है ना पुरोमा घोष, इसने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं इसके प्यार में गिरफ्तार हूँ। ये मुझसे नाराज है, मान ही नहीं रही है। आप सबके बीच में मैं अभिजीत सिंह ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आई लव यू पुरोमा, आई लव यू। वो घुटने के बल नीचे बैठकर उसके हाथ को चूम कर बोला, प्लीज पुरोमा बोलो, जवाब दो। विल यू बी माई वैलेंटाइन फॉरएवर एंड एवर? सब चिल्ला रहे थे पोरो से, यस यस। पोरो की आंखें छलक उठी। उसको उम्मीद नहीं थी कि अभिजीत का ऐसा रूप भी मिलेगा देखने को। पोरो ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिजीत उठा और पोरो के चेहरे को हथेलियों में भरकर उसके होठों को कस कर चूम लिया। दोनों एक दूसरे को बेपरवाह होकर किस कर रहे थे। अभिजीत तो शायद छोड़ता ही नहीं अगर रोमन चुटकी नहीं बजाता। पोरो की आंखें अभी भी बंद थी। उसको लग रहा था कि सपना है कोई। आंखें खोली तो सब गायब हो जाएगा। पोरो आई लव यू, अभिजीत ने कहकर उसको वापस अपने सीने से लगा लिया था। पोरो कस के उससे चिपकी हुई थी। हल्के से बोली, आप तो सच में बहुत दुष्ट हो। इतनी जोर से किस करता है क्या कोई भला? ना, कोई नहीं करता। अभी तो रुको, शादी होने दो। सच्ची खा जाऊंगा उस दिन पता चलेगा तुम्हें कि कितना दुष्ट हूं मैं, अभिजीत ने शरारत से कहा। अभिजीत की ऐसी बातें सुनकर पोरो लरच कर सिमटी जा रही थी अभिजीत की बाहों में। आखिर पोरो को मिल ही गया था अभिजीत का प्यार। पर दोस्तों,
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे आइएगा देखने की क्या हुआ। सो स्टे ट्यून्ड। भाग 20। अभिजीत ने पोरो के माथे पर एक प्यार की मोहर लगाई और रोमन से बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान पोरो का हाथ अभिजीत के हाथ में ही था। रोमन सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस, वरना अपनी रूठी हुई जिंदगी को मनाना मुझे थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता, मगर आपने काम थोड़ा आसान कर दिया। अरे ठाकुर साहब, आपके लिए इतना तो फर्ज बनता है। आखिर पोरोमा भी यहाँ की बेहतरीन एम्प्लॉय है। उसकी लाइफ में आप जैसा इंसान आ गया है। शी इज सो लकी, आई मस्ट से दिस। लकी ये नहीं, हम हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा हुआ आपने इनको भेजा हवेली में। इन्होंने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। अभिजीत ने पोरो की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। अब बस आपकी इजाजत लेंगे और आपकी इस प्यारी सी होनहार एम्प्लॉय को मैं चुरा कर ले जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आपको कोई एतराज तो नहीं है? और होगा भी तो इनको मैं फिर भी ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। पोरो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसको तो बस अब जाना था उस दुनिया में जहाँ सिर्फ उसकी और अभिजीत की बसाई दुनिया हो, मोहब्बत की दुनिया। दिल में यही ख्वाहिश थी, जिस जगह तेरा बसेरा होगा उसी जगह पोरो की रूहानी दुनिया होगी। ये सोचकर पोरो की खुशियां दुगनी होती जा रही थी। रोमन सर हंसने लगे थे अभिजीत की बात सुनकर। जाइए पोरोमा, आप अपनी जरूरी चीजें ले जाइए, फिर हमें आपके घर भी चलना है। ओके, अभी लेकर आई। पोरो तो चली गई थी, पर अभिजीत ने रोमन को एनजीओ के बारे में सब बताया। देखिए रोमन सर, ये एनजीओ तो खुलना है जिसको मेरी मम्मी और पोरोमा ही चलाएगी, और इसकी मीडिया पार्टनरशिप मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। ये एक ऐसी संस्था होगी जिसमें गरीबों का इलाज, लड़कियों की शादी के साथ साथ एक हेल्पलाइन होगी। मेरे मन में इसकी आउटलाइन रेडी है, बाकी सारी बातें पोरोमा आपको समझा देगी। ओके ठाकुर साहब, बहुत नेक सोच है आपकी। इसका हिस्सा बनकर हमें खुशी होगी। ये काम पोरोमा के लिए सोचा है, को गांव की हवेली में बंद तो नहीं किया जा सकता, वो इसको रन करेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि पोरो आ चुकी थी। अभिजीत चले, मैं आ गई हूँ, चलिए। ओके चलिए सर, फिर मुलाकात होगी जल्द ही। जी ठाकुर साहब। और पोरोमा, शादी में बुलाना जरूर। ऑफ कोर्स सर, सबको बुलाऊंगी। अब चलते हैं। सब स्टाफ की बधाइयां लेकर पोरोमा और अभिजीत आ चुके थे पोरो के घर पर, जहां अभिजीत से मिलने वाले थे पोरो के मम्मी पापा, जिनकी बात अभिजीत की मम्मी से ऑलरेडी हो चुकी थी। पोरो की मम्मी तो फूली नहीं समा रही थी अभिजीत को देखकर। उनको तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। परम के लिए और पोरो के लिए एक ही घर से, और वो भी इतने अच्छे रिश्ते जो मिल चुके थे। आखिर वो दिन तय हो चुका था जिस दिन पोरो और अभिजीत की शादी होनी थी। आने वाले नवरात्र में ही दोनों को एक बंधन में बांधने को तय हुआ। पर परम और रूपाली की शादी की डेट फरवरी की निकली थी। ये भी तय हुआ कि पोरो की शादी हिंदुस्तानी तरीके से और परम और रूप की शादी बंगाली तरीके से होगी। आखिर वो पल आ चुका था जब अभिजीत पोरो को अपने 7 फेरे के बंधन में बांधने दुल्हे के लिबास में दिल्ली आ चुका था। स्टेज पर सबके बीच घिरे अभिजीत के दिल में धड़कन बस मानो थम सी गई जब पोरो सुर्ख लाल लिबास में सर से पांव तक गहनों से लदी, हाथ में वरमाला लिए आगे आ रही थी। मुस्कान थी कि चेहरे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुई पोरो की। कनखियों से अभिजीत को देख रही थी पोरोमा। अभिजीत ने आगे हाथ बढ़ाकर पोरोमा को स्टेज पर जैसे ही बुलाया, जोरदार गाने की आवाज चल रही थी। हर तरफ खुशी की बारिश हो रही थी। रूपाली और परम भी खोए हुए थे अपने आने वाले भविष्य की कल्पना में। पूरे जयमाला के टाइम बजते इस गाने में सच में पोरो के दिल के जज्बात उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। शादी की सभी रस्में हो चुकी थी। पोरो के समय जब अभिजीत ने अपनी अंगूठी में सिंदूर भरकर पोरो की मांग भरी तो पोरो की आंखें नम हो गई थी। विदाई के टाइम पोरो की आंखों में माँ बाप की जुदाई के आंसू भी थे, पर अपनी मांग में अभिजीत के नाम के सिंदूर होने की निहायती खुशी भी थी। पर इस बात की तसल्ली थी कि बहुत जल्द रूपाली वहीं जाकर उसकी कमी पूरी कर देगी। गाड़ी रुक चुकी थी। पोरो फिर एक बार आ चुकी थी अपनी बनाई खुशियों में बावस्ता उस हवेली की चौखट पर। लेकिन इस बार वो पोरोमा नहीं थी, बल्कि पोरोमा अभिजीत सिंह।
सारी रस्मों के बाद अब वो वक्त आ चुका था जब दो धड़कते बेकरार दिल एक होने को थे। भारी भरकम लहंगे के बाद पुरुमा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। नहाकर अपने गीले बालों से गिरते पानी के मोतियों को उसने बहने दिए। ड्रेसिंग टेबल जिसमें सिर्फ अभिजीत अपना अक्स देखता होगा, आज पुरुमा उसी में अपना सरापा सजा रही थी। बड़ी सी गोल लाल बिंदी, उस पर लंबा चमकता लाल सिंदूर और सुर्ख मेहरून रंग का चूड़ा जिस पर नगीनों से अभिजीत का नाम सजा हुआ था। खुद को शीशे में देखकर फिर गहराती हुई शाम को जायजा लिया। अभिजीत अभी बाहर ही था। पोरो के दिल में हलचल हो रही थी कि जब अभिजीत आएगा तो उसको इस तरह से अपने नाम की खूबसूरती में जकड़ा हुआ देखेगा तो कैसा रिएक्शन होगा उसका। दिल की धड़कन आज सच में बहुत बेकाबू हो रही थी। उधर अभिजीत के हाल भी कुछ अलग ही थे। सच में उसका मन तो पोरोमा के पास ही था, पर शरीर सिर्फ बाहर था। अब सबके बीच से उठते हुए थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था और सब जानकर उसकी उस कैफियत का मजा ले रहे थे कि इतने में ही बुआ जी बोल उठी, क्यों छेड़ रहे हो उसको? यहाँ रोक कर रखा है बेचारे बच्चों को, वैसे भी शर्मीला है बेचारा, कुछ कहेगा भी नहीं। देखो तो बेचारे बच्चे का मुंह गाय के बछड़े की तरह गर्दन हिला रहा है। आज उसकी सुहागरात है, जाने दो उसको। जा बेटा। कसम से अभिजीत का दिल चाहा बुआ की बलाएं ले ले। सीधा दौड़ते हुए गया तो कमरे के बाहर ही रुका। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू भरी हुई थी। पोरो भी रेडी होकर अभिजीत के बारे में ही सोच रही थी। पीछे से अभिजीत की बाहें पुरुमा की कमर से लिपट गईं। होठों से आती गरम गरम सांसें अपने कंधे पर महसूस कर पा रही थी पुरुमा। कंधे पर पड़े गीले बालों से सरकते मोतियों को अपने होठों से चुन लिया था अभिजीत ने। शर्मा कर पोरो ने तुरंत ही अपने चेहरे को घुमाकर अभिजीत के सीने से टिका दिया। अभिजीत ने हाथों से चिन उठाई तो निगाहें पोरो के चेहरे पर टिक गई थी। ओफो, एक आह भरी। दिल में दबे कुछ जज्बात अभी बाकी हैं। रूह की रूह से मुलाकात अभी बाकी है। जिस्म को छूकर उतर जाऊंगा तेरे दिल में। ऐ सनम, थोड़ा सब्र कर, सुहागरात अभी बाकी है। ये कहकर अभिजीत ने लंबों से कंधे से एक मोती को और चुन लिया था। पोरो शर्मा कर नजरें उठाकर बोली, आप इतने रोमांटिक होंगे ये मुझे नहीं पता था। अजय, आपको कुछ पता ही कहाँ है हमारे बारे में? अभिजीत ने बाहों में कसकर पोरो के कान में कहा। तड़पा के ऐ सनम मेरी प्यास की इंतहा पूछता है। कितना जालिम है तू। अंगूरी जमा होठों से लगाकर मेरी तड़प का हिसाब पूछता है। वो हर बात की शायरी तैयार है आपके पास, है ना? हर बात की। अभिजीत पर मदहोशी सवार थी। पोरो का चेहरा शीशे की तरफ कर दिया। इधर देखो जरा, मेरी बाहों में कौन है? कौन है? पोरो ने खुद को शीशे में देखा। ये वो है जिसकी दीवानगी से ये ठाकुर दीवाना हो रहा है। अभिजीत ने पीछे से हक करते हुए बोला, कितनी खूबसूरत लग रही हो। ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया है तुम्हें। और ये साड़ी, ये श्रृंगार, ये चूड़े, मतलब तुम परी लग रही हो, अप्सरा जैसी, जिसको छूने के लिए ये होठ तरस रहे हैं पोरो। नहीं, मैं थक रही हूँ, अब मैं सोऊंगी। अच्छा जी, जरूर, रात भर सोने नहीं दूंगा। और परसों चल रहे हैं हम स्विट्जरलैंड। क्या? सच में? मुझ में भी। अच्छा, वहां ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? पोरो ने शरारत से कहा। मेरे लिए तो वही दुनिया अपनी है पोरो, जहाँ तुम मेरे साथ हो। फिर भी मेरी आरज़ू है कि बर्फ की उस दुनिया में किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर तुम्हारा नाम पुकारूं। पोरो, पोरो, आई लव यू। उन हंसी वादियों में मेरी बात अमर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। पोरो खोती जा रही थी। अभिजीत के प्यार के नशे में पलकों की चिलमन गिर चुकी थी। नजरें उन खूबसूरत एहसासों में घिर चुकी थी। आ रही तो सिर्फ एक आवाज, और तुम्हारे बर्फ में जर्द होते चेहरे को अपने भड़कते हुए हाथों में लेकर, तुम्हारे माथे से खुद के माथे को लगाकर, तुम्हारी काली झील सी गहरी आंखों में कूद कर कहीं तलाशूंगा। तुम्हारे काले घने बालों में अपनी हाथों की उंगलियों को उलझाऊंगा। और पोरो की आंखें बंद थी। भंवरा बनकर तुम्हारी अंगूरी होठों से रस चुरा लूंगा।
कुछ इस तरह ये कहकर अभिजीत ने अपने बालों को पोरो के लबों पर रख दिया और दोनों खो चुके थे प्यार के अथाह सागर में हमेशा के लिए। 10 साल बाद। विवान, विराट, प्ले केयरफुली बेटा, ध्यान से। ऊपर खड़ी पुरोमा ने नीचे खेलते विवान और विराट को टोका। तभी फोन बज रहा था। कम्मो, जरा ध्यान रखना बच्चों का। जी भाभी, आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे। हेलो, हाँ रूप, कैसी हो? परम और रोशनी कैसे हैं? सब बढ़िया है पोरो, तुम बताओ बच्चे कैसे हैं? शैतान सिंह हैं, एक तो दोनों ट्विंस, एक नंबर के शरारती हैं। पूरे दिन बस नई नई शैतानियां कैसे करनी है उसकी प्लानिंग करते रहते हैं। बिल्कुल तुम्हारे भाई पर चले गए हैं। रोशनी कैसी है? अब 2 महीने बाद जरा दूसरा आने दो, फिर देखना तुम भी कितनी शैतानी होगी। सही कह रही हो। ये बताओ कब आ रही हो दिल्ली? आऊंगी रूप, बस परसों निकलूंगी। रोमन सर से भी मिलना है। एनजीओ का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो मीडिया कवरेज की बात भी करनी है। ठीक है, मैं वेट करूंगी। मम्मी पापा कैसे हैं? बढ़िया हैं, नीचे ही हैं बच्चों के साथ। भाई तो है नहीं, तुम अकेले बोर हो रही होगी। हाँ रूप, 10 दिन से गए हैं। आज सुबह बात हुई तो बोले 5 दिन और लगेंगे। अब क्या करें, वेट ही कर सकते हैं। भाई ने काम भी तो फैला लिया है बहुत, कितना नाम कमा लिया है। सब तुम्हारे प्यार का कमाल है पोरो। अच्छा, सच में? चलो, परम आने वाला है, जल्दी मिलते हैं हम लोग। फोन की लाइन बंद हो चुकी थी। पोरो फिर से बच्चों को देखने में बिजी हो गई कि पीछे से आवाज आई, छुपके से धड़कन में उतर जाएंगे, राहें उल्फत में हद से गुजर जाएंगे। आपको हम इतना चाहेंगे कि आपके सांसों में पिघल जाएंगे। पोरो तुरंत झटके से मुड़ी। अभी आप आ गए? आप तो बोल रहे थे 5 दिन और लगेंगे। अगर बता देते तो चेहरे पर ये जुगनू चमक उठे हैं, इसके दीदार कैसे होते? बोलिए पोरोमा अभिजीत सिंह। नीचे पता है सबको कि आप आ गए? और क्या, सबको पता है। एक तू ही बेकरार है, बस एक मुझे छोड़ सारे जमाने की तुझे फिक्र है। कितनी देर से पीछे खड़ा हूँ, जब से आप रूपाली से बात कर रही हैं तब से। ओह, मुझे तो पता ही नहीं चला, सॉरी से काम नहीं चलेगा, सजा मिलेगी। ये कहकर अभिजीत ने पोरो को गले लगा लिया। अभिजीत, आप भी ना, अब तो सुधर जाओ, 2 बच्चों के बाप हो चुके हो। क्यों सुधरेंगे, हम तो शैतानी करेंगे। 10 दिन से दूर हैं, आपसे शैतानी तो हम अभी करेंगे। आप बेशक पिटाई कर दे मेरी, पर शैतानी तो जरूर होगी। ये कहकर अभिजीत ने पोरो को गोद में उठा लिया था। छोड़े अभिजीत, कोई आ जाएगा। बिल्कुल बच्चे हैं आप कसम से। बच्चा तो हूँ, मेरे दिल के बच्चे को तुम ही सुधार सकती हो पोरोमा। चलो फिर, नेक काम में देरी कैसी? अभिजीत छोड़े भी। अभिजीत और पोरो तो जा चुके थे प्यार के जहां में। प्यार का ये एहसास पोरो और अभिजीत की दुनिया में ऐसे ही बना रहे, तो जिस्म एक जान की तरह, और उनकी ये दुनिया हमेशा ऐसी ही खुशनुमा बनी रहे। दोस्तों, अभिजीत और पोरो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। आखिर हर मुश्किल को पार करके पोरो ने अपनी सच्ची मोहब्बत को पा लिया। मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप लोगों को भी आपकी सच्ची मोहब्बत मिले। अगर प्यार में छल कपट ना हो तो आपका प्यार मिसाल बनता है। जोड़े तो ऊपर वाला बनाता है, फिर भी मोहब्बत इंसान करता है, और ये दुनिया उसी पर कायम है। थैंक यू अभिजीत और पोरो की दुनिया में आने के लिए। अब चलेंगे एक और खूबसूरत दुनिया में, जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड।